आज मैं क्लास 10 का जो चैप्टर पढ़ा रहा था आप लोगों को, प्रकाश, उसके आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, प्रतिबिंब की बात करेंगे आज हम लोग। प्रतिबिंब क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिबिंब का मतलब जानते हैं आप लोग? प्रतिबिंब का मतलब हो गया फोटो। जो आप मोबाइल पे फोटो लेते हैं ना, उसी को इमेज है, अंग्रेजी में इमेज कहते हैं और हिंदी में प्रतिबिंब। ठीक है, अब मैं आपको इसे तोड़ के समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे कि वर्ड में ही है प्रतिबिंब, रति को हटा देते हैं तो बचेगा बिंब। अब बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु, वस्तु का छाया, वो क्या है? प्रतिबिंब। इसमें परिभाषा थोड़ा टेक्निकली बताया हूँ मैं, उसको समझाता हूँ आप लोगों को कि आखिर ये होता कैसे। मान लीजिए कोई दर्पण हो गया, ठीक है, ये कोई दर्पण हो गया आप लोगों के सामने, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु है, इससे प्रकाश जा रही है, फोकस से गुजर रही है, ठीक है। यहाँ एफ हो गया, सी हो गया, पी हो गया, पी सी से प्रकाश जाती है और सी से ही वापस आती है। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पे दोनों काटते हैं। यही बोला गया है कि किसी बिंब, ठीक है, किसी बिंब वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे इस केस में तो प्रतिबिंब एक दूसरे काटती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि काटता नहीं है, ऐसा माना जाता है कि काट रही है। जैसे देखिए पी एफ और ये हो गया सी। मान लो यहाँ पे वस्तु है, प्रकाश किरणें गई, फोकस से लौट गई, सी से गई और सी से लौट गई। अब यहाँ कहाँ काटेगा? कहीं काटने का जगह है नहीं, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो इसे पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाता है और माना जाता है कि काटती होगी। वही इस चीज़ को बताया गया है कि काटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंब या वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसका क्या लिखा है? यह दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, इसको याद कर लीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? ये हर एक परीक्षा में पूछता है, परिभाषा के रूप में पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब किसी बिंब वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। मतलब ये जो कटता है वास्तविक कटता है, इमेजिनरी नहीं होता है। ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रतिबिंब बनने की स्थिति बताऊंगा, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद देखिए क्या है, यह दर्पण के सामने बनता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि इमेजिनरी में क्या होता है कि मान लिया जाता है कि पीछे बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के हमेशा सामने बनेगा। ये आपका दर्पण हो गया, पी एफ और सी। इधर वस्तु है, इधर क्या, इसी से आया, इसी से कटा, यहाँ पे कटा। तो ये जो है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ है? दर्पण का आगे वाला भाग है, पीछे तो कलई किया हुआ है, आगे वाला भाग के सामने ही तो बनता है प्रतिबिंब, पीछे तो नहीं बनता ना। यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि यह दर्पण के सामने बनता है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे वस्तु कैसा था? सीधा था, यहाँ पे कैसा बन रहा है? उल्टा। तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, ठीक है। हमारी आँख में भी जो प्रतिबिंब बनती है
वो वास्तविक बनती है, उल्टा बनता है। लेकिन मस्तिष्क की संवेदना ऐसी होती है, मस्तिष्क की ताकत ऐसी होती है कि वो उल्टे प्रतिबिंब को हमें सीधा करके दिखाता है। फिर आगे क्या लिखता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, मतलब इसे प्रिंट ले सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब का हम प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब है इमेजिनरी इमेज। किसी बिंब वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, यहाँ ध्यान दीजिए, काटती नहीं है, काटती हुई प्रतीत होती है। मतलब आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, एक उदाहरण मैं बता के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए। वहाँ पे आप एक फ़ोटो भी बना सकते हैं, वहाँ पे आप एक फ़ोटो को भी बना सकते हैं, समझाने के लिए आप इन्हें लिए रख सकते हैं बना। अगर वस्तु यहाँ पे है तो ये प्रकाश किरणें यहाँ से गई, दर्पण से टकराई और फोकस से लौट गई, और सी से प्रकाश किरणें जाएगी और सी से ही वापस आएगी। ये दोनों की दूरी आगे जाके बढ़ती जाएगी, लेकिन ये कभी यहाँ पे मिलेगी नहीं, कभी मिल नहीं सकती, ये काट नहीं सकती। तो ये तो कटती नहीं है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब हम दर्पण के पीछे मान लेते हैं, और ये भी मान लेते हैं कि वो दर्पण के पीछे जाके काटती होगी। काटती नहीं है, कहीं दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि वो एक दूसरे को काटती, इसलिए लिखा है कि काटती हुई प्रतीत होती है। उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। ये वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। वो वास्तविक कैसे बनता है? वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है, उसका अपोजिट। यह दर्पण के पीछे बनता है, क्योंकि मैंने दिखाया ना आपको, दर्पण के सामने नहीं बनता था, दर्पण के पीछे बन रहा था, और जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को प्रिंट किया जा सकता है, लेकिन इसे प्रिंट नहीं किया जा सकता है, इमेजिनरी होता है। अब दोनों के बीच में अंतर, देख लीजिए, मैं भी बता देता हूँ। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला क्या कहता है? ये प्रकाश किरणों का वास्तविक कटान बिंदु है। सही बात है, वास्तविक कटान बिंदु है, और ये प्रकाश किरणों का काल्पनिक कटान बिंदु। इसका मतलब है, जैसे मैंने बताया परिभाषा में, कि ये प्रकाश किरणों के काटने से बनता है, और ये क्या होता है? काटते हुए प्रतीत होता है, इसलिए काल्पनिक लिखा गया है। काल्पनिक मतलब मान लेना, और वास्तविक मतलब वो घटना जो रियल में हो रहा है, सच में हो रहा है। वास्तविक का मीनिंग क्या है बाबू? रियल में हो रहा है, सच में हो रहा है। और काल्पनिक का मीनिंग क्या है? कि वो घटना जिसे माना गया है, वास्तव में हो नहीं रहा है, उसे मान लिया गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा, लेकिन काल्पनिक में यही प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। फिर क्या है? यह दर्पण के सामने बनता है, और ये क्या है? यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। फिर वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, यही अंतर है। ये परीक्षा में पूछता है, 2 या 4 नंबर के प्रश्न में आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पे लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब, बीच में खींच दीजिए एक लाइन और 1 नंबर करके ऐसे लिखिए। ऐसे करने से आपको एक थोड़ा सा भी नंबर नहीं कटेगा, और बहुत शानदार तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब बनने की स्थिति। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, प्रतिबिंब बनने की जो स्थिति में अभी बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इसके बाद मैं जितने फिगर बनाऊँगा ना, वो सारे फिगर जो हैं इसी के आधारभूत पे काम करेगा, इसी पे काम करेगा। ठीक है, इसलिए आप इन तीनों कंडीशन को, प्रतिबिंब बनने के जो शर्त हैं, ये तीनों शर्त को, ठीक है ना, बहुत ध्यान से इसका अवलोकन करेंगे आप। ठीक है, पहला शर्त क्या कह रहा है कि जब ये ही आगे की जितनी भी स्थितियाँ बनेगी,
वो सब कुछ इसी पे आधारित रहेंगे। कौन सा लाइन कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसी से पता चलेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा। इसलिए आप इस चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, हम तो दोबारा बताएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहला कंडीशन क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती है, मतलब दर्पण पे क्या होती है, प्रकाश की किरणें दर्पण पे क्या करती है, पड़ती है, ठीक है। तो परिवर्तन के बाद टकराएगी, टकराने के बाद लौटेगी, ठीक है। परिवर्तन क्या बोलते हैं, प्रकाश किरणों का मुड़ना। मुख्य फोकस से गुजरती है, कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये नियम कह रहा है कि कभी भी कोई प्रकाश किरण दर्पण पे आपतित होगी, कभी भी कहीं से आपतित होगी तो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। कभी भी प्रकाश किरण जाएगी तो मुख्य फोकस से ही गुजरेगी, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा ऐड कर लीजिए कि जब प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिए आप कि जब प्रकाश किरणें दर्पण पर जब यहाँ पे ऐड कर लीजिए जब यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, जब एक सेकंड, जब मुख्य अक्ष के समांतर होकर क्या बोलेंगे, जब मुख्य अक्ष के समानांतर होकर प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं तो परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। मतलब जब प्रकाश किरणें, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए ए दर्पण हो गया और ये बी हो गया, ए हो गया और ये सी हो गया। जब भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष किसे कहते हैं बाबू, तो ये जो सीधा रेखा जा रहा है इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जब भी प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाएगी, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये लाइन क्या होगा, प्रधान अक्ष हो गया, और ये प्रकाश किरण हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है ना, तब ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से ही गुजरेगी। ये पहला नियम कहता है। जब भी कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष, जो ये लाइन क्या है, प्रधान अक्ष है, इसके समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, इसके समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, इसके समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी। हमेशा याद रखिएगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर होकर प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं तो परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला नियम है, इसे याद रखिएगा, इसी पे काम करता है, शर्त है, कंडीशन है। दूसरा देखिए, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तो परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरेगी, कहीं से गुजरेगी, सपोज यहाँ से गुजरी, यहाँ से गुजरी, यहाँ से गुजरी, कहीं से भी गुजरी प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरणें गुजरेगी तो क्या होगी, मुख्य अक्ष कौन सा हमारा है, मुख्य अक्ष ए है हमारा, लंबा वाला लाइन, इसके समानांतर हो जाएगी, इसकी क्या होगी, समानांतर हो जाएगी। हमेशा प्रकाश किरण अगर फोकस से जा रही है, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, हमेशा समांतर हो जाएगी। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है, जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण के परिवर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। ये देखिए हमारा ये दर्पण हो गया, इसका कुछ नाम रख दिया हमने MN, ये हो गया P, F और C, ठीक है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण C से होकर जाएगी तो C से ही वापस आएगी, जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से ही वापस आएगी।